लास्ट लेक्चर में बात की sp3d हाइब्रिडाइजेशंस की। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशंस में हमने देखा था इंटरमिक्सिंग हो जाता है एक s और 3p और एक d ऑर्बिटल, और जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो आती है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और उसके बाद में मैंने बोला आपको कि शेप चेंजेस पॉसिबल है लेकिन ज्योमेट्री तो कांस्टेंट होगी, और ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लेकिन शेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करता है, लोन पेयर डिसाइड करते, बॉन्ड पेयर डिसाइड करते हैं शेप। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में मैंने बोला था कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहां पे आएगी, इक्विटोरियल पोजीशन पे आएंगी। अगर पीसीएल 5 में अगर लोन पेयर अगर आती है बेटा तो वो कहां पे आएगी, इक्विटोरियल पोजीशन पे। अब इक्विटोरियल पोजीशन बोलना गलत हो जाता है, हालांकि लोन पेयर कहां पे आएगी, लोन पेयर ऐसे जगह पे आएगी जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगे, ज्यादा होगे, क्योंकि जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगे वही ऑर्बिटल मतलब एस ऑर्बिटल ही तो लोन पेयर को अच्छे से होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है। या फिर हमने देखा है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आता है, वो कहां पे आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स न्यूक्लियस के पास आता है, न्यूक्लियस से दूर आता है, न्यूक्लियस से दूर मतलब जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं। सही है ना। और या फिर बोल दीजिए कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो साइज में जो छोटे एटम होते हैं वो बेटा न्यूक्लियस से दूर होना रहना चाहते हैं, मतलब ऐसे जगह पे ऐसे ऑर्बिटल ऑक्युपाई करना चाहते हैं, ऐसी पोजीशन ऑक्युपाई करना चाहते हैं जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो, कम हो। तो आपको दो बातें यहां से निकल के आती है बेटा कि पहली बात तो लोन पेयर कहां पे जाएगी, जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो, ज्यादा हो। दूसरी बात मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोले तो साइज में बड़ा या छोटा, छोटा, वो कहां पे जाना चाहेगा, जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो, कम हो, अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। कौन सा रूल है, बेंड्स रूल। और क्यों बेटा, अगर ऐसे बोले हमने तो कि अगर लार्जर से दो एटम्स है हमारे पास, एक स्मॉलर साइज एटम है, एक लार्जर साइज एटम है, तो बताइए लार्जर साइज एटम कहां पे जाना चाहेगा, जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा हो या एस कैरेक्टर कम हो, एस कैरेक्टर ज्यादा हो, एस कैरेक्टर ज्यादा हो। अरे लार्जर साइज का मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो यहां से आउटकम निकल के क्या आता है कि जो लोन पेयर है और जो लार्ज में साइज में ज्यादा है, जो ऐसे एटम कि जिनकी साइज ज्यादा है या लोन पेयर है, वो कहां पे जाना चाहती है, जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या फिर साइज में छोटे एटम है, वो कहां पे जाना चाहते हैं, जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो, कम हो। या फिर ऐसे बोल दीजिए कि जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा परसेंटेज कैरेक्टर कम हो जाएंगे। उसकी एप्लीकेशन पढ़ा चुका हूं आपको मैं, बेंड्स रूल की एप्लीकेशन पढ़ा चुका हूं ना। अब बात करते हैं ड्रैगोज रूल क्या होता है। ड्रैगोज रूल के बाद में हम बात करने वाले हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशंस क्या होता है। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दोनों बताऊंगा। डबल एक्साइटेड स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये भी समझ में आएगा कि आपको एक्साइटेशन कब होता है, कब एक्साइटेशन नहीं होगा, ये सारी बातें आपको क्लियर रहेगी। यहां पे अगर हम बात करें SF6 की तो डबल एक्साइटेड स्टेट का एग्जांपल आता है जो कि sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं दैट इज ड्रैगोज रूल। कौन सा रूल है, दैट इज ड्रैगोज रूल। अब ड्रैगोज रूल क्या होता है, इधर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको देखते आना चाहिए कि कब हाइब्रिडाइजेशन होगा, कब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। मैंने बोला था आपको कई बार क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, सिंपली प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ही क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बॉन्ड बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल भी बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो बॉन्डिंग नहीं होगी, होगी बिल्कुल। तो लेकिन वो समझ लीजिए कि कब हाइब्रिडाइजेशन होगा और कब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। नहीं तो कोई भी उठा के मॉलिक्यूल में बोल देंगे, आपको बता दिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, निकाल लेंगे अब हाइब्रिडाइजेशन, देखा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है वहां पे। उसके लिए समझना पड़ेगा कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कब होगा और हाइब्रिडाइजेशन कब नहीं होगा, वही बताता है, दैट इज ड्रैगोज रूल। तो देखो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज विच रूल, ड्रैगोज रूल। बेंड रूल तो सबको समझ में आ गया था, बेंड्स रूल क्लियर था बेटा, उसके एप्लीकेशंस भी आपको बता चुका हूं कि बेंड्स रूल होता क्या है। ठीक है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भूलो मत अभी, इधर देखो, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड एंगल को। जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेंगे बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा, परसेंटेज कैरेक्टर कम होंगे बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। तो वो बॉन्ड एंगल के बिहाफ पे, बॉन्ड लेन के बिहाफ पे आपको बेंड्स रूल अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। ठीक है, चलो इधर देखो अभी, इधर देखो बेटा, अब क्या कहता है ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल क्या कहता है, कुछ बच्चों, मेरी थोड़ी बहुत एनर्जी बच्चों का अटेंशन लेने में खर्च हो जाती है ना, तो थोड़ा अब इधर ध्यान दो। अभी पहली बैच है कि दूसरी बैच है आपकी, दूसरी है ना, ठीक है। अभी इतना मतलब आप टायर्ड नहीं हुए कि 2-4 बैच हो गए उसके बाद में मैं पढ़ा रहा हूं करके। चलिए इधर देखिए बेटा ड्रैगोज रूल। हाँ ठीक है, कई बार क्या हो जाते हैं बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, कुछ दिमाग में चल रहा होता है, दिमाग में कुछ बातें चलती है, तो बेटा जब क्लास में आते हैं ना सारी बातें साइड में रखनी पड़ती है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलो इधर देखो, खाना पीना बंद करो जो भी खा रहे हो तो। चलो इधर देखो, अभी नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज ड्रैगोज रूल। तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है, सेंट्रल एटम और साइड एटम दोनों समझते हैं आपको,
तो जो सेंट्रल एटम होता हो, सेंट्रल एटम बोले तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ऑनवर्ड थर्ड पीरियड, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ऑनवर्ड, ऑनवर्ड थर्ड पीरियड, ऑनवर्ड विच पीरियड? थर्ड पीरियड। ये बात ध्यान में रखना आपने, कौन से पीरियड की बात हो रही है बेटा? थर्ड पीरियड की बात हो रही है, सेकंड पीरियड की बात नहीं हो रही है। मतलब हम जो ड्रैगोज रूल लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगा रहे हैं? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। कौन सा है थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट्स? सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं उन्हें? टिपिकल एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स? क्योंकि वो जो एलिमेंट्स है वो अपनी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी बताता है। जैसे लिथियम अपनी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी नहीं बताता ना, जैसे बेरिलियम के अपने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी बताता है? नहीं बताता है। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो अपने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करते। थर्ड पीरियड से शुरू होती है बेटा प्रॉपर्टी डिफाइन होना, इसलिए थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उन्हें आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट। तो बेटा सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड हो या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हो तो दैट इज सेंट्रल एटम ऑनवर्ड थर्ड पीरियड, सेंट्रल एटम ऑनवर्ड दी थर्ड पीरियड। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ विच एटम? साइड एटम। साइड एटम बेटा किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कब बात कर रहे हैं? जब क्या हो जाए? सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का या थर्ड पीरियड से आगे का हो जाए, ऑनवर्ड थर्ड पीरियड, ऑनवर्ड थर्ड पीरियड। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ विच एटम? साइड एटम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2.5, इक्वल टू और ग्रेटर देन 2.5। ये बात दिमाग में रख लीजिए आप। जब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड पीरियड के, अगर थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम है और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या 2.5 से ज्यादा है, तब हाइब्रिडाइजेशन होगा। देन हाइब्रिडाइजेशन इज अकर, देन हाइब्रिडाइजेशन इज अकर। तो ये बात दिमाग में रख लीजिए आप, देन हाइब्रिडाइजेशन इज अकर। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। इधर देख लीजिए, हाइब्रिडाइ, सही है ना? गलत हो गया? हाँ, इधर देख लीजिए, देन हाइब्रिडाइजेशन होगा, देन हाइब्रिडाइजेशन इज अकर। हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ये बात दिमाग में रख लीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा से सुनिए। अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हो, अगर उसको ऐसा एटम जुड़ा है साइड एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के बराबर हो या 2.5 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। 2.5 से ज्यादा, ये ज्यादा है ना, इधर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। इधर इधर मुख हो रहा है तो बड़ा है ना इधर, तो इधर ज्यादा है। 2.5 के बराबर हो जाए या 2.5 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं हम? साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। जब सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का होता है तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या 2.5 से ज्यादा होनी चाहिए, तब हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर इफ, दूसरी कंडीशन देख लीजिए यहाँ पे, इफ, अगर इफ हम यहाँ पे लिखेंगे इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज लेस देन 2.5, is less than 2.5, then hybridization not occur, then hybridization does not occur, hybridization does not occur। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो बात समझ में आ रही है आपको? देखो अप्लाई करके बताता हूं, हाइब्रिडाइजेशन does not occur, does not occur। तो ये बात आप दिमाग में रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कब होगा और हाइब्रिडाइजेशन कब नहीं होगा। दोबारा से आराम से देख लीजिए, अगर हमारे पास में सेंट्रल एटम बेटा थर्ड पीरियड का हो और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के बराबर हो जाए या 2.5 से ज्यादा हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम 2.5 से कम होगी, कमी लिखा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से क्या हो जाए? कम। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? साइड एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। होता क्या है कि देखो, शुरुआत में जब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन बाद में क्या होती है? एनर्जी कम हो जाती है, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैंने लिखा के दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कि हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। लेकिन जैसे जैसे साइड एटम उसकी तरफ आने लगता है, उसकी तरफ अप्रोच करने लगता है, तो ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स है वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। समझ में आ रही ना? और वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर होने के लिए कुछ ना कुछ किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी कहां से मिलती है? साइड एटम से। जो आने वाले इनकमिंग जो एटम्स है बेटा, वो सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिडाइजेशन में जाना चाहते हैं, उनकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अगर उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो इस सेंट्रल एटम के
जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। अगर इनकी एनर्जी जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, अगर उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर उन्हें साइड एटम से नहीं मिली तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? नहीं होगा। आप बात को समझ तो पा रहे हो ना कि सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल है उन्हें हाइब्रिडाइजेशन में जाने के लिए बेटा कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी कहां से मिलती है? उन्हें साइड एटम से मिलती है। अगर वो साइड एटम अगर उतनी एनर्जी ना दे पाए सेंट्रल एटम को, तो क्या सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे? नहीं जाएंगे। मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि बॉन्डिंग नहीं होगा करके, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल कि बड़ा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो बॉन्डिंग नहीं होगी करके, बॉन्डिंग होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए एनर्जी साइड एटम से मिलती है। और वो साइड एटम की बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाए, 2.5 से कम हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अगर 2.5 से ज्यादा, मतलब जो एनर्जी मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मिल रही है। मतलब यहां पे जो हम पावर की जो बात कर रहे हैं बेटा, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो पावर है या फिर बेटा जो हम बोल रहे हैं कि जो एनर्जी बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, 2.5 से ज्यादा होगी, तभी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। समझ में आया या नहीं आया? जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देख लीजिए आप, ये मेरे पास में नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन को अगर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो देखो नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। मैं थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं बेटा, ये तो सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड के लिए रूल अप्लीकेबल नहीं होता है। दोबारा से सुनिएगा, सिर्फ सेंट्रल एटम कहां का होना चाहिए? थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड। ये सेकंड पीरियड का है नाइट्रोजन, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी, अब देखो ये हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1, लेकिन फिर भी यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना। तो अमोनिया में तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपको पता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सेकंड पीरियड की बात नहीं हो रही, लिख के बता रहा हूं आपको कि सेकंड पीरियड की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? थर्ड पीरियड की। जैसे फॉर एग्जांपल आप थर्ड पीरियड का एग्जांपल ले लीजिए, फास्फोरस। अब देखो फास्फोरस ने एक कंपाउंड बना लिया जिसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। देखो फास्फोरस 15 ग्रुप का है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 चले गए और बचे 2, तो देखो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। समझ में आया? तो अब बताइए ये फास्फोरस कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। अब हाइड्रोजन की औकात है कि फास्फोरस को हाइब्रिडाइज कर दे? सही समझ में आया नहीं आया? अरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। तो क्या बेटा हाइड्रोजन फास्फोरस को हाइब्रिडाइज करा सकता है? नहीं। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। यही बात बता रहा हूं कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। आप इस बात को समझिए कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहां पे देख लीजिए, हमने ले लिया PCl3। क्या ले लिया? PCl3। 3 बॉन्ड पेयर ही है, एक लोन पेयर ही है। 3 बॉन्ड पेयर ही है और एक लोन पेयर है। लेकिन यहां पे क्या क्लोरीन फास्फोरस को हाइब्रिडाइज करा सकता है? करा सकता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.0। अरे 3 है ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा? 3। तो क्या वो फास्फोरस को हाइब्रिडाइज करा सकता है? करा सकता है। समझ में आया? तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आपको बात तो समझ में आ रही है ना कि कब हाइब्रिडाइजेशन होगा और कब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। देखो फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, आप देखो यहां पे भी 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। यहां पे भी 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, लेकिन PH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है और PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो सेंट्रल एटम पे ही हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड नहीं करता, आने वाला एटम कौन सा है, इनकमिंग एटम कौन सा है, उसके ऊपर भी हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है। तो बात समझ में आ रही है? यहां पे हाइड्रोजन इस फास्फोरस को हाइब्रिडाइज नहीं करा सकता। लेकिन आप बोलेंगे कि सर अमोनिया में नाइट्रोजन को कैसे हाइब्रिडाइज करा रहा है? बेटा नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है ना, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के तो रूल लगता ही नहीं है। ये रूल किसके लिए लग रहा है? यहां पे देखो ना, लिख के दिया है। ये किसके लिए बात करते हैं? सिर्फ थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड थर्ड पीरियड, मतलब थर्ड पीरियड के लिए, फोर्थ पीरियड के लिए, फिफ्थ पीरियड के लिए अप्लीकेबल है। क्लियर है या नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, अब इधर देखो आप, ये है मेरे पास में H2। अब बताइए ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। कौन से पीरियड का है? हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है जो कि सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड के लिए तो ड्रैगोज रूल नहीं है ना, वो किस लिए है? सिर्फ थर्ड पीरियड के लिए। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है वाटर में? sp है, sp2 है, sp3 है, sp3 है। कौन सा है? sp3। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? दैट इज sp3। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इधर देखो बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3। अब मुझे एक बात बताइए, क्या H2S में हाइब्रिडाइजेशन होगा? होगा या नहीं होगा? बोलो हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा?
नहीं होगा ना, सल्फर कौन से पीरियड से आ रहा है, थर्ड पीरियड से आ रहा है, तो क्या हाइड्रोजन सल्फर को हाइब्रिडाइज करा सकता है, नहीं करा सकता, तो H2S में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। अरे अमोनिया देखो, वाटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लेकिन वही H2S में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों बेटा, H2T में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, होगा या नहीं होगा, बोलो। H2T में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या। सेंट्रल एटम कौन है, टेलुरियम, कौन से पीरियड से आ रहा है, फिफ्थ पीरियड से आ रहा है ना, फिफ्थ पीरियड से, तो हाइड्रोजन क्या उसे हाइब्रिडाइज करा सकता है, नहीं करा सकता, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं होगा। तो बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। सिमिलरली क्या H2SE में हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं होगा। अरे हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा ना, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन क्या PH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है, नहीं होता है। क्या ASH3 में हाइब्रिडाइजेशन होगा, अरे होगा क्या, नहीं होगा। देखो ना, ये नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे आता है Sb, क्या SbH3 में हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं होगा ना। समझ में आया ना कि बेटा जो थर्ड पीरियड है या थर्ड पीरियड के ऑनवर्ड जो सेंट्रल एटम है, तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा। अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा है, 2.5 के बराबर है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है बात यहाँ पे। जैसे अभी बताया आपको, देखो PH3 में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखे हमने, sp3। अब सवाल ये है कि PCl3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, जो कि एग्जांपल है बेटा एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर का, जिसमें शेप कौन सा होगा बताइए जरा आप मुझे। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप बताइए, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का कौन सा होगा, कैसा होगा, ट्रायगोनल कैसे होगा रे, ये है फास्फोरस, ये क्या है फास्फोरस, ये आगे इसकी एक लोन पेयर और ये हो गया 3 बॉन्ड पेयर, एक सॉरी Cl है ना, ठीक है Cl लिखते हैं, 1 2 और ये 3। मुझे एक बात बताइए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा है कि अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो पिरामिडल होगा। अगर फॉर एग्जांपल 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे तो एंगुलर होगा। क्या होगा, एंगुलर। अगर तीनों भी लोन पेयर होंगे, एक बॉन्ड पेयर होगा तो लीनियर होगा। तो टी शेप तो है ही नहीं ना उसमें। समझ में आया कौन सा शेप हो जाएगा, दैट इज पिरामिडल। जोड़िए इसे आप, देखो ना बेटा कौन सा शेप है ये, दैट इज पिरामिडल। पिरामिडल शेप क्यों है इसका, क्यों पिरामिडल है PCl3 का शेप, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, और sp3 में भी एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है। एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होने की वजह से क्या है बेटा, इसका शेप पिरामिडल है। लेकिन अब मैंने बोला है कि PH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, तो PH3 का शेप क्या PCl3 के बराबर होगा, नहीं होगा। यहां पे होता क्या है कि सीधे सीधे बेटा ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं। यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, इधर देखिए आप, यहां पे मुझे बताइए सेंट्रल एटम फास्फोरस है, तो कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये वाला देखो आप, ये बॉन्ड बता रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई भी ले लीजिए आप, ये बॉन्ड बता रहे हैं हम। तो ये वाला बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बनेगा बताइए जरा आप मुझे, ये बनेगा sp3 p ओवरलैप से, क्योंकि फास्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, क्लोरीन का p ऑर्बिटल। तो ये ओवरलैप करेंगे तो ये बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली ये बॉन्ड भी कौन से ओवरलैपिंग से बनेगा, बोलो, sp3 p ओवरलैपिंग से। ये बॉन्ड भी किससे बनेगा, sp3 p ओवरलैपिंग से। तो बात सबको समझ में आ गई कि कौन सा बॉन्ड किससे बनने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें PH3 की, तो PH3 में होता क्या है, ये देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा मेरे पास में, यहां पे होगा कौन सा बॉन्ड होगा, यहां पे होगा हाइड्रोजन। यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये वाला बॉन्ड फास्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो देखो फास्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बनेगा, इसका कौन सा ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, इसका कौन सा होगा, p ऑर्बिटल। तो यहां पे कौन से ओवरलैप से बना बेटा है, sp ओवरलैप से बना है। कौन सा ओवरलैपिंग से बना, sp ओवरलैप से। ये वाला भी कौन से ओवरलैपिंग से बना, sp ओवरलैपिंग, ये वाला भी sp ओवरलैपिंग से। तो देखो PCl3 में जो 3 बॉन्ड है फास्फोरस और क्लोरीन के, वो बेटा sp3 p ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। लेकिन PH3 में जो बॉन्ड है वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं है। हाइड्रोजन बेटा फास्फोरस को हाइब्रिडाइज नहीं करा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, जो कि 2.5 से कम है। इसलिए मैंने बोला है कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है, अगर उनका हाइब्रिडाइजेशन आपको कराना है तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या 2.5 से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तब हाइब्रिडाइजेशन होगा, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो देखो यहां पे बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा तो बॉन्डिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग होगी। यहां पे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो बताइए अब आपको कि क्या यहां पे आपको पिरामिडल दिख रहा है शेप,
अरे ये शेप पिरामिडल है क्या? नहीं है बेटा, ये दिख रहा है आपको एग्जैक्ट टी शेप, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। समझ में आया? तो यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पे प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं बोलो? प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं यहां पे। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। नजर आ रहा है ना आपको ओवरलैपिंग कौन सा है? sp3p ओवरलैपिंग। ये तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। यहां पे कोई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल और भी देखो, आपको और भी एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, आप इधर देखो बेटा, क्या मुझे बताइए क्या HF में हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि फ्लोरीन सेंट्रल एटम है यहां पे। सेंट्रल एटम फ्लोरीन क्या है यहां पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सॉरी, ये क्या हो गया? ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है। कौन सा पीरियड का एलिमेंट्स है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, छोड़िए उसे। ये कौन सा है बेटा? सेकंड पीरियड का है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई, तो ड्रैगो जरूर लगेगा कि यहां पे नहीं लगेगा। मतलब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम फ्लोरीन है, जो कि कौन से पीरियड से आ रहा है? सेकंड पीरियड से। चलिए बताइए, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो क्या यहां पे HCl में हाइब्रिडाइजेशन होगा? होगा या नहीं होगा? अरे समझ में नहीं आ रहा क्या तनिष? होगा कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा? कैसे होगा? नहीं होगा ना। सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन है। क्या बेटा हाइड्रोजन क्या क्लोरीन को हाइब्रिडाइज करा सकता है? नहीं करा सकता। आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस चीज को? बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, आसान चीज है। अगर आप बस मुंडी हिलाओगे ऐसे ऐसे हाँ, तो नहीं समझ में आएगा वो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो आप। यहां पे ये जो सेंट्रल एटम है ये थर्ड पीरियड का है ना, तो क्या हाइड्रोजन उसे हाइब्रिडाइज करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्या बेटा HBr में हाइब्रिडाइजेशन होगा? नहीं होगा ना। कैसे होगा? और क्या HI में हाइब्रिडाइजेशन होगा? यहां पे नहीं होगा। तो कब हाइब्रिडाइजेशन देखना है, कब नहीं देखना है, सबको समझ में आ रहा है? दोबारा से बोलता हूं, आराम से बोलता हूं बेटा, सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए साइड एटम की इलेक्ट्रॉनिक 2.5 या 2.5 से ज्यादा चाहिए। अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है तो हमें उस साइड एटम की इलेक्ट्रॉनिक देखना ही नहीं है, वही कैपेबल है हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए। उसको किसी दूसरे की एनर्जी की जरूरत नहीं है कि हाइब्रिडाइज करा दे करके, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। समझ में आ रहा? खुद ही हाइब्रिडाइज करा देता है, कहीं से मोटिवेशन नहीं लेता है वो, मतलब कहीं से एनर्जी नहीं लेता है, खुद ही हाइब्रिडाइज हो जाता है। साइड एटम की इलेक्ट्रॉनिक 2.1 के बराबर हो, 2.5 से ज्यादा हो या 2.5 से कम हो, उससे कोई लेना देना। लेकिन एनर्जी की जरूरत किसे पड़ रही है? सिर्फ थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड। साइड एटम की एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा होनी चाहिए, तब हाइब्रिडाइजेशन होगा, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल को देख के बता आना चाहिए आपको कि कहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और कहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है बात यहां पे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने सारे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको निकालने के लिए, अगर रैंडमली आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए तो बेटा आपको पहले तो उसका ग्रुप नंबर देखते आना चाहिए, पहले तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते आने चाहिए। अगर आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको ग्रुप नंबर पता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो साइड एटम देखो, उस साइड एटम के साथ में उतने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और जो बच जाएंगे वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे? लोन पेयर में चले जाएंगे। सारे के सारे किस में यूज हो जाएंगे? वो लोन पेयर में यूज हो जाएंगे। क्लियर है? अभी बड़े आगे फिर अभी समझ में आ रहा है ना रे? बेटा बोला करो, आपके नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? और आपको भी लगना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आता ना तो पूछो आप। बड़े फिर आगे चलो इधर देखो। हाँ, अगर कॉन्फिडेंस ना होना, थोड़ा भी लग रहा है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है करके, तो आप बोलिए मुझे, मैं बिल्कुल दोबारा से बताऊंगा आपको, ठीक है? चलिए इधर देखो, अब बात करते हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 6। देखो हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने जा रहे हैं? 6। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 6। अब सवाल यह है कि एक प्लेन में कितने आएंगे। तो पहले ये देख लीजिए कि कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, तो ये भी समझ में आ जाता है कि फिर कितने ऑर्बिटल मैक्सिमम एक प्लेन में होंगे, और उसे पढ़ना कैसे है ये भी बता चुका हूं। मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर कई बच्चों को कई बार देखते नहीं आते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे sp3d2 में आपको पता है sp3d में इक्वेटोरियल पोजीशन पे परसेंटेज कैरेक्टर जाते होते हैं, एक्सियल पोजीशन पे परसेंटेज कैरेक्टर कम होते हैं, इसलिए जो लोन पेयर आती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आती है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आता है वो एक्सियल पोजीशन पे आता है, या बड़ा एटम जो आता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। बताया ना आपको। सिमिलरली अगर हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल पोजीशन पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। मतलब जो लोन पेयर आएगी वो कहां पे आएगी? एक्सियल पोजीशन पे। बड़ा जो एटम आएगा वो कहां पे आएगा? एक्सियल पोजीशन पे। मतलब जो छोटा एटम आएगा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो कहां आएगा?
इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन याद करने की जरूरत नहीं रहती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इधर देख लीजिए, अब बात करते हैं बेटा किसकी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में देखो क्या होगा, बोलो इंटरमिक्सिंग। चलो मैं ये नहीं लिखता इंटरमिक्सिंग, इधर देखिए आप क्या होने वाला है, इंटरमिक्सिंग होने वाला है। कितने s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। तो एक कौन सा होगा px, दूसरा कौन सा होगा py और तीसरा कौन सा होगा बेटा, बोलो दैट इज pz। अब d ऑर्बिटल कितने हैं इसमें, 2 है। तो अब d ऑर्बिटल 2 कौन से है, पहला है बेटा दैट इज dx² माइनस y², dx² माइनस y², और दूसरा जो है वो है dz²। तो टोटल हो गए 6 ऑर्बिटल। देखो एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और 2 d ऑर्बिटल है। तो ये इंटरमिक्स कर जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, बोलो बेटा 6 बनेंगे। और कौन से होंगे, बोलो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि टोटल नंबर ऑफ 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो एक प्लेन में कितने होंगे, देखो ये 3 तो एक ही प्लेन में होंगे, ये वाले जो 3 हैं देखो, एक s और px एंड py कौन से प्लेन में होंगे, xy प्लेन। दिस आर प्रेजेंट इन दी xy प्लेन। और ये वाला भी देखो dx² माइनस y², ये भी तो कौन से प्लेन में होगा, xy प्लेन में। कौन से प्लेन में होगा, xy प्लेन में। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक प्लेन में कितने हैं, 4 है। देखो 3 तो ये हो गए, s ऑर्बिटल तो जिसमें मिला दोगे वो जैसा हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है, उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन p ऑर्बिटल हो जाए, d ऑर्बिटल हो जाए, f ऑर्बिटल हो जाए, वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल नेचर रखते हैं। तो यहां पे ये px एंड py xy प्लेन में है, dx² माइनस y², ये भी कौन से प्लेन में है, xy प्लेन में। तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल xy प्लेन में कितने आ रहे हैं, 4। अब बचे pz एंड dz, ये कौन से एक्सिस पे होंगे, z एक्सिस पे होंगे। मतलब मैक्सिमम एक प्लेन में कितने ऑर्बिटल आने वाले हैं, 4। समझ में आया, एक प्लेन में 4 ऑर्बिटल आएंगे, 1 2 3 4, और एक कहां पे आएगा, अबोव द प्लेन, और एक कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन। समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर मैं अलाइन करने की कोशिश करूंगा तो देखो एक प्लेन में आपको बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने नजर आएंगे, 4। तो इधर देखिए आप, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये एक प्लेन में आ गए। ये आ गया प्लेन, इस तरीके से प्लेन हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो क्या बोलेंगे आप इसे, स्क्वायर प्लेनर। अब बचे 2 ऑर्बिटल, एक कहां पे आएगा, बोलो एक आएगा अबोव द प्लेन और एक कहां पे आएगा बेटा, बिलो द प्लेन। मतलब आपको बात समझ में आ रही है, ये 4 तो एक ही प्लेन में है, ये जो 4 है वो एक ही प्लेन में। कौन सा प्लेन है ये, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। और एक कहां चला गया, अबोव द प्लेन, और एक चला गया बिलो द प्लेन। तो इसे कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, बोलो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। थोड़ा बॉन्डिंग के सिचुएशन में बताता हूं कि बॉन्डिंग कैसे होंगी। इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, देखो ये हो गया सेंट्रल एटम, ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम। ये एक साइड एटम, ये दूसरा साइड एटम, ये तीसरा साइड एटम, ये चौथा साइड एटम। टोटल साइड एटम कितने होंगे, 6। 4 कैसे होंगे यार। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिक्स कर रहे हैं, 6। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ साइड एटम कितने होंगे, 6। मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 6। एलपी प्लस वीपी कितना होगा, 6। समझ में आ गया, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2। sp3d2। तो देखो मैं ये बता रहा हूं आपको बेटा कि ये जो 4 है ये एक ही प्लेन में होंगे। ये जो 4 नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या होंगे बेटा, आर इन द सेम प्लेन। एक कहां जाएगा, बोलो अबोव द प्लेन, और एक कहां जाएगा, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो देखो इस तरीके से टोटल 6 साइड एटम हो गए। ये तो सेंट्रल एटम है, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। ये एक साइड एटम हो गया, ये दूसरा साइड एटम हो गया, ये तीसरा साइड एटम, ये चौथा साइड एटम, ये पांचवा साइड एटम, और ये छठा साइड एटम। मतलब मैक्सिमम एक प्लेन में कितने एटम्स होंगे, साइड एटम 4 होंगे। और 2 कहां पे होंगे, एक उस प्लेन को, एक अबोव द प्लेन होगा, एक कहां पे होगा, बिलो द प्लेन। तो अब इधर देखो आप, ये बता रहे, ये राइटिंग पैड बता वाला, देखो ये इस तरीके से ये 4 एक प्लेन में हो गया ऐसे। ये स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर है करके, मानने को क्या जाता है, ठीक है। अब स्क्वायर उठा के तो नहीं ला सकते रैंडमली, अपन जो हाथ में उठा लिया आप यहां से। तो देखो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर में आपको देखो 4 कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये 4 कॉर्नर्स हो गए इस तरीके से। तो ये एक प्लेन में 4 एटम्स आ गए, 1 2 3 4। ये 2 आपकी तरफ है और ये 2 आपसे दूर है। आप ही की बात कर रहा हूं, मेरी बात नहीं कर रहा हूं। ये 2 जो एटम्स है ये आपकी तरफ है, ऐसे आपकी तरफ ही है ना। और ये 2 एटम जो है ये आपसे दूर है, हाँ। और एक कहां चला गया है, अबोव द प्लेन, एक कहां पे चला गया है, बिलो द प्लेन। आ गया सबको समझ में। अब इधर देखो बेटा, ये जो अबोव द प्लेन है, ये वाला अबोव द प्लेन है, वो पीछे वाले इधर देखो बेटा,
ये नहीं, फिर आपको देखो, क्या आप ध्यान नहीं दोगे ना, ये इस पर इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लोन पेयर कहां पे आएगी, फिर शेप क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगी फिर आपको। ठीक है, तो देखो बेटा ये वाला देखो, ये एक अबोव द प्लेन है और एक क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। ये तो स्क्वायर प्लेनर पार्ट है ना, ये तो कौन सा पार्ट है, स्क्वायर प्लेनर, ये तो बेस हो गया उसका, तो दैट इज स्क्वायर प्लेनर। एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। अब देखो ये अबोव द प्लेन वाले के चार कॉर्नर जोड़ दिए हमने, 1 2 3 4 ऐसे, तो ऊपर एक पिरामिड बन गया 4 फेसेस वाला, ऊपर एक पिरामिड बन गया 4 फेसेस वाला, नजर आ रहा है ना आपको, ये देखो 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ऊपर एक पिरामिड हो गया। बेस तो क्या है, स्क्वायर प्लेनर, बेस क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर है कि स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, और ऊपर एक क्या हो गया, पिरामिड। सिमिलरली नीचे भी क्या होगा, एक पिरामिड, तो इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल। दो पिरामिड बन रहे हैं ना साले, ऊपर देख बेटा 1 2 3 4, ऊपर एक पिरामिड बना, सिमिलरली ऐसे ही पिरामिड नीचे बनेगा ना, तो दो पिरामिड हो गए ना, तो क्या बोलेंगे इसे, बाय पिरामिडल। लेकिन बेस को पहले पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो ये जो ज्योमेट्री होती है, ये जो शेप आता है बेटा, देखो इधर देखो, आपको निकाल के बताता हूं, इधर देखिए, ये देखो, ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको जो अबोव द प्लेन था, ये जो 4 एटम मैंने जो स्क्वायर में बताया है, ये तो आर इन द सेम प्लेन है ना, चारों के चारों ये बेटा एक ही प्लेन में है। तो यहां पे देखो, इसे अगर जोड़ दिया तो यहां पे एक पिरामिड बनेगा, इधर देखिए आप, इसे यहां से जोड़ दीजिए और इसे थोड़ा अच्छे से बता देता हूं, ये देख लीजिए आप, ये यहां से जोड़ दिया हमने, तो देखो ऊपर एक पिरामिड बन गया ना, ऊपर एक पिरामिड नजर तो आ रहा है ना आपको, ऊपर एक पिरामिड। सिमिलरली नीचे एक पिरामिड बनेगा, तो उसमें भी कलर चेंज करके बता देता हूं आपको। देखो ये यहां से इसे जोड़िए, यहां से इसे जोड़िए और यहां से इसे जोड़िए, तो देखो बन गया टोटल। अब ये तो प्लेन में है ना, ये तो क्या हो गया, प्लेन में, एक पिरामिड ऊपर हो गया, एक पिरामिड नीचे हो गया, तो इसे कहते हैं दैट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, इधर देख लीजिए, इसे क्या कहते हैं, दैट इज स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल। दो पिरामिड है ना, इसलिए इसे कहते हैं बाय पिरामिडल, तो दैट इज स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल। एक्चुअल में क्या होता है, जो बेस होता है ना उसे पहले पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में बेस को पहले बोला है, तो बेस को हमेशा पहले पढ़ना है या पहले लिखना भी है, और बाद में जो पिरामिड है, दो पिरामिड है तो बाय पिरामिडल लिखेंगे, एक पिरामिड है तो पिरामिडल ही लिखेंगे। तो क्लियर है बात यहां पे। तो ऐसी टाइप की ज्योमेट्री को क्या कहते हैं हम, दैट इज स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, या स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते हैं, सिंपली स्क्वायर पिरामिडल भी कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इस स्क्वायर बाय पिरामिडल को टोटल फेसेस कितने हैं, कितने फेसेस है, साइड एटम नहीं, वर्टाइसिस नहीं पूछ रहा हूं आपको मैं, कॉर्नर नहीं पूछ रहा हूं, वर्टाइसिस तो टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, मैं फेसेस पूछ रहा हूं। फेस कितने बेटा, 1 2 3 4, 4 और 4 8, टोटल 8 फेसेस है उसको। कितने फेसेस है, 8 फेसेस। इसलिए इस टाइप की ज्योमेट्री को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसे, दैट इज ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। ऑक्टा का मतलब समझता ना, ऑक्टा का मतलब 8 और हेड्रल का मतलब होता है फेसेस। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, या बोलेंगे आप स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल आल्सो कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल। अब देखो इसमें बॉन्ड एंगल भी है, इसमें एंगल भी है। अब बॉन्ड एंगल में और एंगल में क्या फर्क है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। इधर देखिए, इसका एग्जांपल है बेटा, इस टाइप की ज्योमेट्री का एक एग्जांपल है। बाद में बात करेंगे कि लोन पेयर कैसे आती है करके। मैंने आपको क्या बोला कि ये डबल एक्साइडेड स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन है। बाद में बॉन्ड एंगल बताता हूं आपको, बाद में शेप चेंजेस, कितने शेप पॉसिबल है वो भी बात करेंगे आप, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल लेके बताता हूं, दैट इज SF6। क्या है, SF6। पहले बताइए हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा। सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर है। कौन से पीरियड से आ रहा है, थर्ड पीरियड से आ रहा है। कौन से पीरियड से आ रहा है, थर्ड पीरियड से, ठीक है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना यार, आपको सेकंड पीरियड के एलिमेंट भी नहीं पता है क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकंड पीरियड के। थर्ड पीरियड का कौन सा है, सल्फर। सल्फर, क्या आप बताइए साइड एटम है फ्लोरीन है, तो क्या फ्लोरीन सल्फर को हाइब्रिडाइज करा सकता है, करा सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं होगा, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। फिर बेटा अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बताइए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। अब समझ में आ गया आपको कब हाइब्रिडाइजेशन देखना है, कब नहीं देखना है। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम कौन है, बोलिए, सल्फर है। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। मैंने बोला ना डबल एक्साइडेड स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन है करके, तो सेंट्रल एटम सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16 है। चलो बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या हो जाएगा, 3s2 है ना। इधर देखो आप, यहाँ पे हो जाएगा 2p6, यहाँ पे होगा 3s2 और यहाँ पे हो जाएगा 3p4, है ना, 3p4।
सही है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 नजर आ रहे हैं आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब इधर देखो 3p4 के बाद में आता है 3d, लेकिन 3d 0 है, क्या हो जाएगा 3d 0 है। अब इसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो d ऑर्बिटल बताना पड़ेगा ना। अब क्या सल्फर के पास में d ऑर्बिटल अवेलेबल है ना, हाँ d ऑर्बिटल अवेलेबल है लेकिन d ऑर्बिटल खाली है, d ऑर्बिटल अवेलेबल है लेकिन d ऑर्बिटल खाली है। अब मुझे एक बात बताइए आप, सल्फर जो है 6 पीरियड से आता है, सॉरी 16 ग्रुप से आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 बॉन्ड बताना पड़ेगा ना, 6 बॉन्ड बताएगा। अब 6 बॉन्ड कब बताएगा, जब 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 6 बॉन्ड कब बताएगा सल्फर, जब 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। अगर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा तो वो 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनाएगा। तो अब पहले ये देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आया। अरे सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया ना। बस इस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए आप, ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो 3, अगर मैं बात करूं 3s की, तो ये 3s का एक ही बॉक्स होता है, सही है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2। उसके बाद में 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 3p में है 4 इलेक्ट्रॉन, और 3p के टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 होते हैं ना। कौन कौन से बोलो, एक है 3px, एक क्या हो जाएगा 3py, और एक हो जाएगा 3pz, ये क्या हो जाएगा 3pz। सबको समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये दोनों की एनर्जी नियरली बराबर है, नियरली क्या है बराबर है। अब इधर देखो आप, इधर देखो यहाँ पे क्या है d ऑर्बिटल है, कौन सा d ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल, और 3d ऑर्बिटल तो पूरा खाली है ना अभी, 1 2 3 5 5 हो गए, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया 3d, कैसे कितना हो गया 3d। 3d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, लेकिन p 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, भरो वाला 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। अब बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो सल्फर तो कितने बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बनाएगा, सल्फर तो कितने बॉन्ड बनाएगा 2, लेकिन साइड एटम कितने हैं 6 है, तो इसका मतलब है 6 बॉन्ड बना रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये लोअर एनर्जी स्टेट में, कौन सी स्टेट में है लोअर एनर्जी स्टेट, और लोअर एनर्जी स्टेट को क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट कहते हैं इसे, ग्राउंड स्टेट। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट में आपको नजर आ रहे हैं कि सल्फर में अनपेड इलेक्ट्रॉन बोले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, इसका मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा 2 बॉन्ड मैक्सिमम। उदाहरण इधर देखो बेटा, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा 2, लेकिन SF6 में कितने बॉन्ड बना रहा है वो टोटल 6 बॉन्ड बना रहा है। तो इस ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप 6 बॉन्ड बता सकते हो क्या सल्फर के, फिर नहीं बता सकते। तो होता क्या है इधर देख लीजिए, होता क्या है ये जो 3px में का जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन बेटा देखो ये आगे की d ऑर्बिटल में चला जाता है, और 3s में का जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाता है, d ऑर्बिटल में चला जाता है। देखो यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, ठीक है, और यहां का इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया। क्यों आता है ऐसे पता है आपको, जब साइड एटम उसके करीब आता है। मैंने बोला ना जो एनर्जी बढ़ती है, मैंने आपको क्या बोला कि जब सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन में जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन में जाने से पहले जो साइड एटम आता है तो साइड एटम क्या कर देता है सेंट्रल एटम की एनर्जी को बढ़ा देता है। अब यहां पे तो देखो ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम है, तो सल्फर की एनर्जी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, इतनी बढ़ा देगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर जाएंगे। अब समझ में आ रहा है आपको कि एनर्जी की जरूरत क्यों है करके, हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए एनर्जी की क्यों जरूरत है। कई बार क्या हो जाता है एक्साइटेशन हो जाता है। ये देखो ये बेटा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं जंप कर रहे हैं, और यहां पे तो एक बार जंप नहीं हो रहा है बेटा, 2 बार 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, तो इसे डबल एक्साइटेशन कहते हैं। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना उसे क्या कहते हैं हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक बार एक्साइटेशन हो रहा है कि यहाँ पे 2 बार हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन एक ही बार होता है, समझ में आया ना। तो इस 3px का एक्साइटेशन एक बार ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि इसके बाद में ये डबल एक्साइट हुआ। इलेक्ट्रॉन डबल एक्साइट कभी नहीं होता, ये आपको मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता चुका हूं। यहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एक्साइट हो रहा है, इसलिए हमने इसे क्या बोला है डबल एक्साइटेशन। अगर डबल एक्साइटेशन होने के बाद में जो ऑर्बिटल बनेंगे वो देखो आप कुछ ऐसे बनेंगे, इधर देखो बेटा जो ऑर्बिटल बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। अब देखो इधर यहां पे देखो, अब ये मेरे पास में कौन सा ऑर्बिटल है बोलो बोलो यार, ये कौन सा ऑर्बिटल है 3s। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1। अब ये जो 3p थे हमारे पास में 3 ऑर्बिटल 1 2 3, ये कौन सा ऑर्बिटल है 3p, इसमें कितना हो जाएगा 1, इसमें भी हो जाएगा 1, इसमें भी हो जाएगा 1। देखो ना यहाँ पे 2 थे ना, ओए यहाँ पे 2 थे, 2 में का इधर एक ट्रांसफर चलेगा d में, और यहाँ पे px में भी 2 थे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो अब ये जो d ऑर्बिटल है टोटल कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 हो गए 5, हाँ 5 हो गए ना, नजर नहीं आ रहे क्या, ठीक है 1 मिनट रुको, हाँ अब दिख रहे हैं आपको टोटल कितने हो गए, ये 4 और ये 5, हाँ 5 हो गए। ये देखो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पे। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हो गए,
कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब देखो यहां पे एक ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दो, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे और क्या बना देंगे? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे ही जाएंगे, देखो अभी इनकी एनर्जी नियरली बराबर है। अभी एनर्जी क्या है? नियरली बराबर है। शेप सबका डिफरेंट है। s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल शेप। p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डम्बल शेप। और d ऑर्बिटल का क्या होता है? डबल डम्बल शेप होता है ना? डबल देखा ना हमने, डबल डम्बल शेप होता है। अब देखो यहाँ पे एक s, 3 p और 2 d ऑर्बिटल। ये वाले d की कोई जरूरत नहीं हमें। मैंने बोला था कि नहीं बोला था आपको? एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं कि नहीं जाते? और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। तो देखो ये हाफ फील्ड का एग्जांपल है। ये वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहे बेटा, सिर्फ डी में के 5 डी में के सिर्फ 2 ऑर्बिटल किस में जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। तो एक s, 3 p और 2 d। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और जैसे ही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बताइए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं? 6। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 6। और 6 की एनर्जी क्या होगी? सेम। 6 का शेप भी क्या होगा? सेम। तो देखो उनकी एनर्जी सबकी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना? तो ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है बोलो बेटा? ये है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये वाला कौन सा है बोलो? सब सारे के सारे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बार बार नहीं लिखता हूं यहां पे, ठीक है? तो बात समझ में आ गई आपको? इधर देखो आप, ये भी क्या हो जाएगा? लिख दूंगे यहां पे, ये भी है बेटा sp3d2। ये चला इधर जा रहा है इसलिए नहीं लिख रहा हूं बेटा, लेकिन एक तो लिख के ही बता देता हूं आपको। ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोलो? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? 6 के 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अरे सब में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताइए बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? एक 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सबके पास एक एक है। तो अब एक 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखो यहाँ पे ये आया फ्लोरीन, ये क्या आया यहाँ पे? इधर देखो बेटा, ये आ गया फ्लोरीन। ये फ्लोरीन आया, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा फ्लोरीन आया, दूसरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। तीसरा फ्लोरीन आया, तीसरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। चौथा फ्लोरीन आया, चौथे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। पांचवा फ्लोरीन आया, पांचवें फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। छठा फ्लोरीन आया, छठे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? अभी हो जाएगी बॉन्डिंग। तो इस तरीके की क्या होता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि डबल एक्साइटेशन होता क्या है? तो डबल एक्साइटेशन हो क्यों रहा है? डबल एक्साइटेशन इस वजह से हो रहा है कि बेटा जो आने वाला जो साइड एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन है ना? अरे फ्लोरीन क्या है? पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिसिटी फ्लोरीन की है। इस वजह से वो डबल एक्साइट कर देता है। वो क्या कर देता है? डबल एक्साइट। तो ये जो SF6 है बेटा, ये डबल एक्साइट स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन है। हाँ, अगर मैं इसके बॉन्डिंग की अगर बात करूं SF6 में, तो बॉन्डिंग होती कैसे? इधर देख लीजिए, सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर। अब मैंने बोला है कि सेंट्रल एटम सल्फर है और 4 फ्लोरीन तो एक प्लेन में होंगे, 4 फ्लोरीन एक प्लेन में होंगे। और एक फ्लोरीन कहां होगा? अबोव द प्लेन। एक कहां पे होगा? बिलो द प्लेन। तो 2 फ्लोरीन जो है ये आपकी तरफ नजर आ रहे हैं ना आपको? ये 2 फ्लोरीन तो आपकी तरफ है और 2 फ्लोरीन आपसे दूर है, आपसे अवे फ्रॉम यू। एंड दिस बॉन्ड्स आर टुवर्ड यू एंड दिस बॉन्ड्स आर अवे फ्रॉम यू। एंड दिस बॉन्ड्स आर, वन बॉन्ड इज अबोव द प्लेन एंड वन बॉन्ड शुड टू बी बिलो द प्लेन। तो बताते कैसे है? वो बताते ऐसे है, ये सेंट्रल एटम हो गया। तो जो बॉन्ड आपकी तरफ है बेटा वो ऐसे बताते, ऐसे बताते। इधर देख लीजिए, ऐसे बताते हैं, एकदम थिक लाइन। एक उसका जो एंड होता है एक मोटा होता है और एक पतला होता है, ऐसे। ठीक है? ये फ्लोरीन आपकी तरफ है, ये वाला, ये फ्लोरीन आपकी तरफ है बेटा, इसे कहते हैं दिस आर टुवर्ड यू, टुवर्ड यू। और ये भी वाला फ्लोरीन जो है ये आपकी तरफ है। हालांकि ये फॉर्मूला जो ये फॉर्मुलेशंस है ये बताऊंगा आपको मैं, इसे वेज एंड डैश फॉर्मूला कहते हैं, वेज एंड डैश। थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक। ये दूसरा फ्लोरीन भी आपकी तरफ है। दिस बॉन्ड इज टुवर्ड यू। सिंपल लाइन से नहीं बता सकते हम इसे। जो बॉन्ड आपकी तरफ है 3D में बताना पड़ेगा ना, तो मॉलिक्यूल 3D में है ना, तो 3D में कैसे बताते हैं इसे पता है? जो बॉन्ड आपकी तरफ है वो ऐसे इससे बताते हैं, वेज से बताते हैं, वेज कहते हैं। ठीक है? और जो बॉन्ड आपसे दूर है उसे डैश से बताते हैं। वो डैश कैसे बताते हैं? इधर देखिए आप, इधर देखिए आप, ये ऐसे। ठीक है? दिस फ्लोरीन, these are away from you, or this fluorine is also away from you. This fluorine is also away from you, and this bond, एक सीधी सीधी लाइन बता दो फिर आप। जो अबोव दी प्लेन है वो सीधी लाइन बता दो, और जो अबोव दी बिलो दी प्लेन है वो भी सीधी लाइन बता दो। मतलब ये जो है, ये वाले नजर आ रहे हैं आपको, ये तो सेम प्लेन में है,
ये वाले जो है ये क्या है बेटा, ये सेम प्लेन में नजर आ गया आपको, जो 4 है वो तो सेम प्लेन में है, और एक कहां है, अबोव द प्लेन है, और एक क्या है, बिलो द प्लेन है। तो ये बात समझ में आ रही है कि ये वेज एंड डैश क्या होता है। ये जो बॉन्ड है बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये दैट इज, ये आपकी तरफ है, टू मतलब एक्चुअली वो आपकी तरफ क्यों है, क्योंकि आप उधर से देख रहे हो, ठीक है, आप यहां से देख रहे हो ना, इस तरीके से, हाँ, ये आप इधर से देख रहे हो, अगर आप इधर से देखते तो ये बॉन्ड आपकी तरफ होते, मैं देख रहा हूं तो ये बॉन्ड मेरी तरफ है, समझ में आ रहा ना। तो वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कहां से देख रहा है उस मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल को अगर इधर से देख रहे हो आप तो ये बॉन्ड आपकी तरफ नजर आएगी, ये बॉन्ड आपसे दूर नजर आएगी, मैं देख रहा हूं तो ये बॉन्ड मेरी तरफ नजर आएंगे और ये बॉन्ड मेरे से दूर नजर आएंगे। तो बेटा वो देखने वाले पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां है करके, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि ऑब्जर्वर यहां पे है, होता है ना ऑब्जर्वर, थोड़ी आंखें बनाया है, आए ऑब्जर्वर, ठीक है, आप देख रहे हो यहां से, नीचे से देख रहे हो ऐसे, ठीक है। सो दिस आर द टूवर्ड यू, हाँ समझ लीजिए आप, ये दैट इज टूवर्ड यू, ये आपकी तरफ है बेटा, ये आपकी तरफ है, और ये जो बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, ये है दैट इज अवे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम यू, ये आपसे दूर है, ये आपसे दूर है, समझ में आ गया। इसे कहते हैं वेज एंड डैश फॉर्मूला, थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तो बेटा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ चलिए, अब मुझे एक बात बता दीजिए, अब आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं बॉन्डिंग की। किसकी बात करते हैं, बॉन्डिंग की। तो बताइए इसमें बॉन्ड एंगल जो है, या बॉन्डिंग की बात तो हो चुकी है, अब बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। तो बताइए कौन कौन से बॉन्ड एंगल पॉसिबल है इसमें। पहले इस प्लेन को देखो आप, इस प्लेन में टोटल कितने एटम्स है, 4, और वो चारों जो एटम्स है उनमें इस एटम में और इस एटम में कितने का बॉन्ड एंगल है, 90 का। इसमें कितने हैं, 90 का, मतलब इस प्लेन के साथ जो सारे एटम है उनमें बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 90 का। सबको समझ में आ गया। अब ये देखो आप, ये वाला एक अबोव द प्लेन है, ये बिलो, ये अबोव द प्लेन है, और ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन, इसमें का एंगल कितने का है, 90 का। ये भी कितने का है, 90 का। ये भी कितने का है, 90 का। ये भी कितने का हो गया, 90 का। ऊपर से 4 कितने हो गए, 90 के। प्लेन में 4 हो गए 90 के, नीचे से 4 हो गए 90 के, तो 90 के कितने हो गए, 12 कितने के हो गए, 90 के। सबको समझ में आया ना। अरे ये सारे जो बॉन्ड एंगल है बेटा, ये वाले, ये देखो आप इधर देखो, ये कितने का है, फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन 90 का, फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, तो 4 तो एक प्लेन में हो गए। एक ऊपर देखो, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, टोटल 12 हो गए ना। फिर तो 90 के एंगल तो कितने हो गए, 8 हो गए क्या, हाँ दोबारा से सुनो, इधर देखो आप, ये जो 4 फ्लोरीन जो एक प्लेन में है, ये 4 फ्लोरीन एक प्लेन में है ना, तो मैं इस देखो, ये सेंट्रल एटम हो गया यहाँ पे, ये देखो ये वाला, ये सेंट्रल एटम हो गया। हाँ अब बताइए फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन कितने का बॉन्ड एंगल हुआ। अभी सिर्फ हम प्लेन में है, अभी अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन मत जाओ आप। ये देखो, ये फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन कितने का हो गया, 90 का। एक हो गया फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, 2 90 के हो गए। फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन 3 90 के हो गए। फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन 4। अब प्लेन को छोड़ दीजिए, प्लेन में 4 90 के एंगल हो गए ना। अब ये ऊपर देखो आप, एक अबोव द प्लेन वाले को देखो आप, फ्लोरीन, ये ऊपर वाला फ्लोरीन, फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, एक 90 का, ये 2 90 के, ये 3 90 के, 4 90 के, कितने हो गया, 8 हो गए ना, हो गए 8। अब ये 4 नीचे के, 1 2 3 4 हो गए, टोटल 12। हो गए ना 12, 180। हाँ ये नीचे के समझ में आ रहा है कि आपको, अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये नीचे के समझ में नहीं आया क्या। अरे ये देखो आप, ये बेटा ऊपर के 4 90 के हो गए ना, और नीचे के 4 90 के, ये तो अलग एटम है ना, ये क्या हो जाएगा, अलग एटम। नहीं समझ पा रहे हो क्या आप, नहीं समझ पा रहे, समझ में आ गया ना। हाँ जिसको समझ में नहीं आया ना, जिसको समझ में नहीं आया, क्लास होने के बाद में रुकना, बताता हूं। चलो 90 के एंगल है बेटा इसमें, हाँ कितने हो जाएंगे, 12, 12 एंगल हो जाएंगे। कितने एंगल हो जाएंगे, 12, 12। चलो बताइए इसमें क्या और इसके अलावा कोई एंगल मौजूद है, इसमें कोई 90 के अलावा कोई एंगल और प्रेजेंट है क्या, होगा क्या, 180 का होगा,
180 का बॉन्ड एंगल नहीं होगा बेटा, एंगल होगा। अब बॉन्ड एंगल में एंगल में क्या फर्क है? देखो, कम से कम बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए कम से कम जो है हमें 2 साइड एटम की जरूरत, मतलब तीन एटम की जरूरत पड़ती है बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो, ये 180 का बोल रहे हो ना, इनके बीच में एक प्लेन आ जा रहा है। देखो, ये जो बोल रहे हैं ना, ये वाला, ये 180 का, ये एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इनके बीच में 180 का है ना, उसे बॉन्ड एंगल नहीं कहते, उसे एंगल कहते, क्योंकि उनके दोनों के बीच में क्या आ रहा है? एक प्लेन आ रहा है। और कम से कम बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 एटम चाहिए, उसके बीच में प्लेन आने की वजह से वो एंगल तो है, लेकिन उसे बॉन्ड एंगल नहीं कहते। अब मुझे बताइए, क्या ये वाला बॉन्ड एंगल होगा? नहीं होगा। क्या ये वाला बॉन्ड एंगल होगा? नहीं होगा। एंगल होगा। क्या हो जाएगा? एंगल। ये तो बेटा बॉन्ड एंगल है, ये तो क्या है? बॉन्ड एंगल। तो बताइए 180 के एंगल कितने होंगे? 1, 2 और ये 3। समझ में आया ना? तो ये 180 डिग्री के 3 एंगल है बेटा, ये एंगल है, नॉट अ बॉन्ड एंगल। तो आपको बात समझ में आ रही है कि बॉन्ड एंगल कब कहना है और एंगल कब कहेंगे? ये एंगल है, बॉन्ड एंगल नहीं, क्योंकि बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 एटम चाहिए। 2 एटम के बीच में बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं होता। और दूसरी बात, जब 2 एटम के बीच में बेटा प्लेन आ जाए तब भी बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं होता। जैसे कि यहां पे देख लीजिए, ये वाला फ्लोरीन और इस फ्लोरीन में एंगल तो 180 का, लेकिन दोनों के बीच में प्लेन आ गया। तो जब प्लेन आएगा तब आप उसे एंगल तो बोलेंगे, लेकिन बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे। पूछा गया था कि बताइए टोटल SF6 में कितने बॉन्ड एंगल है? तो कितने बॉन्ड एंगल है इसमें? 12, और वो सारे के सारे किसके हैं? 90 के। इसमें एक क्वेश्चन ये भी था 180 का, तो 180 के एंगल्स है, बॉन्ड एंगल नहीं है। तो आप एंगल और बॉन्ड एंगल समझ पा रहे हो कि एंगल कब कहना है और बॉन्ड एंगल कब कहेंगे, एंगल कब बोलना है और बॉन्ड एंगल कब कहना है। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है बेटा कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सॉरी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते कैसे, बोलो कैसे पढ़ना था? चलो बोलो रे, बस लास्ट 2 मिनट 2 मिनट में बता देता हूं। बाकी का शेप चेंजेस आप खुद बनाइए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आ ही रहा है, ठीक है? कल के लेक्चर में मैं बता दूंगा आपको। चलो इधर देखो, आप चलो इधर देखो क्या पढ़ना है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को हम पढ़ेंगे कैसे, बोलो कैसे पढ़ेंगे? sp प्लस, अरे sp प्लस p2d2, sp प्लस p2d2, मतलब जो 2 ऑर्बिटल है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर है, और जो 4 ऑर्बिटल है उसमें परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। समझ में आया ना? टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में के आपको पता है कि 4 ऑर्बिटल तो एक प्लेन में है जिसे इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे हम, और 2 ऑर्बिटल कहां पे होंगे? एक अबोव द प्लेन होगा, एक कहां होगा? बिलो द प्लेन, मतलब एक्सियल पोजीशन पे होंगे। तो उसे आप पढ़ेंगे ऐसे, आपको ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूं बेटा, हालांकि ये ऐसे नहीं होता है। ये sp3d2 को आप पढ़ेंगे ऐसे, sp प्लस p2d2। तो ये जो 2 ऑर्बिटल है ये एक्सियल मानेंगे आप, है नहीं एक्चुअल में एक्सियल में, ठीक है? तो ये एक्सियल है और ये क्या हो जाएंगे? इक्वेटोरियल। तो ये बात दिमाग में रख लीजिए आप कि ये एक्सियल है और ये क्या हो जाएंगे? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब 4 ऑर्बिटल इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे और 2 ऑर्बिटल कहां पे रहेंगे? एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे। और जो 2 ऑर्बिटल एक्सियल पोजीशन पे है उसी में परसेंटेज कैरेक्टर है, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे उनपे परसेंटेज कैरेक्टर 0 है। मतलब आप जब लोन पे आएंगी तो बताइए एक्सियल पे जाएंगे कि इक्वेटोरियल पे जाएंगे? एक्सियल पे। और ज्यादा से ज्यादा लोन पे कितनी आएंगी? 2, क्योंकि एक्सियल पोजीशन 2 है, एक्सियल पोजीशन 2 है। सबको समझ में आया? या आप बताइए अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आएगा तो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा शेप चेंजेस करके देखना आपने। पहले 6 के 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ग्रुप नंबर, और एग्जांपल, पहला एग्जांपल तो बता चुका हूं आप SF6। उसके बाद में आपने एक लोन पेयर आएगी, ग्रुप नंबर चेंज हो जाएगा, 17 में चला जाएगा। एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर तो 17 में आ जाता है, उसके एग्जांपल बना के देखना आपने। फिर 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर 18 के घर में आ चुके हैं। अब 19 के इसमें नहीं जा सकते, तो ज्यादा से ज्यादा 2 लोन पेयर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने लोन पेयर आएंगे? 2 लोन पेयर, ठीक है? हाइपोथेटिकली जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाना है, हमें पढ़ना ही नहीं, उतना सिलेबस में है ही नहीं, तो पढ़ के कोई मतलब की बात नहीं, ठीक है? तो इसका शेप वेरिएशन आपने खुद ने बनाना, और बाकी का कल कंटिन्यू करूंगा मैं उसको, ठीक है? तनिष्क कर दे बन बेटा। हाँ डीपीपी, बेटा डीपीपी मैंने सर को दिया है।